कुछ सच इंसान की जिंदगी बदल देती हैं और कुछ सच उसकी पूरी पहचान। आज विहान ऐसे ही एक और सच के सामने खड़ा था। अब हम प्रवेश कर चुके हैं भाग 3 में। कृपया कहानी को अंत तक जरूर सुने। अब सुबह के 9:30 थी। विहान अपने ऑफिस के कैबिन में अकेला बैठा था। उसकी मेज पर कोई फाइल नहीं थी। पहली बार इतने वर्षों में उसका ध्यान कारोबार पर नहीं, अपने अतीत पर था। कांच की दीवार के बाहर सैकड़ों कर्मचारी काम कर रहे थे। हर कोई उसे देखकर सम्मान से सिर झुका रहा था, लेकिन आज उसे लग रहा था जैसे हर झुका हुआ सिर उससे एक ही सवाल पूछ रहा हो, क्या सच में ये सब तुम्हारा है? तभी इंटरकॉम बजा। सर, रिसेप्शनिस्ट की आवाज आई। एक बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं। नाम? उन्होंने कहा। नाम सुनकर मिलने से मना कर देंगे तो क्या कहा? बस इतना कहा, उन्हें बोल दीजिए विश्वास मिलने आया है। विहान की उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर कस गई। उसने बिना सोचे कहा, उन्हें अंदर भेज दो। कुछ सेकंड्स के बाद दरवाजा खुला। करीब 70 साल का एक दुबला पतला आदमी, सफेद कुर्ता, घिसी हुई चप्पल, हाथ में पुराना कपड़े का झोला और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। वह बिना इजाजत मांगे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। दोनों कई सेकंड्स तक एक दूसरे को देखते रहे। आखिर विहान ने पूछा, आप तपन शुक्ला है? बुजुर्ग मुस्कुराए। आखिरकार तुम्हें मेरा नाम याद आ ही गया। हम पहले मिले हैं नहीं, फिर आप मुझे जानते कैसे हैं? तपन ने धीरे से झोला मेज पर रखा। मैं तुम्हें नहीं जानता विहान, मैं तुम्हारे फैसलों को जानता हूँ। विहान ने पहली बार गुस्से में पूछा, आखिर आप चाहते क्या हैं? सच सच। हाँ, इतने सालों बाद। तपन ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, सच की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर तपन ने पूछा, एक सवाल करूं? वो कहता, कीजिए। अगर समय पीछे चला जाए और वही दिन फिर आ जाए जब पहली रिश्वत देने का फैसला हुआ था, तो क्या तुम वही फैसला दोबारा लेते? कमरे में गहरा सन्नाटा फैल गया। विहान ने जवाब देने में लगभग 1 मिनट लगा दिया। फिर बोला, अगर मैं रिश्वत नहीं देता तो कंपनी बंद हो जाती, सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जाते, मेरे पिता का इलाज नहीं हो पाता, मेरी बहन की शादी टूट जाती। मैंने अपने लिए नहीं, सबके लिए फैसला लिया था। तपन शांत रहे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस पूछा, और आदित्य? विहान की नजर झुक गई। उसे समझ नहीं आया, या तपन ने बीच में ही बात काट दी, या तुमने उसे समझाने की कोशिश नहीं की? विहान पहली बार थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, आप वहां नहीं थे। आपको नहीं पता उस समय हमारी हालत क्या थी। आदर्शों से पेट नहीं भरता। तपन ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही कहा, लेकिन बेईमानी से भरा पेट कभी चैन से सो भी नहीं पाता। दोनों की आंखें मिली। विहान ने महसूस किया, यह आदमी उसे कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता। यह चाहता है वह खुद अपना फैसला सुनाए। तपन धीरे धीरे उठी, झोला कंधे पर डाला, दरवाजे तक पहुंची, फिर बिना पीछे मुड़े बोले, कल सुबह आदित्य की माँ का जन्मदिन है। विहान जैसे पत्थर बन गया। वो जिंदा है अभी? हाँ, और हर साल आज भी दरवाजे की तरफ देखती है। उन्हें लगता है एक दिन उनका बेटा माफी मांगने नहीं, मुस्कुराते हुए वापस आएगा। तपन चले गए। कमरे में फिर सन्नाटा था। विहान कुर्सी पर बैठा रहा। उसकी आंखें बंद थी। उसे पहली बार याद आया, आदित्य की माँ उसे अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती थी। वह उससे कहती थी, मेरे 2 बेटे हैं, और आदित्य की मौत के बाद वह कभी उनके घर गया ही नहीं। उसी शाम आरुषि अपने पिता के कमरे में आई। उसने देखा विहान पहली बार पुरानी फोटो एल्बम देख रहा था। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? विहान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा,
मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया आरुषि, लेकिन बहुत छोटा इंसान रह गया। आरुषि ने कुर्सी खींचकर उनके सामने बैठते हुए कहा, गलती करने वाला बुरा नहीं होता पापा, गलती मानने से भागने वाला बुरा बन जाता है। विहान की आंखों में आंसू भर गए। उसी रात तपन अपने छोटे से कमरे में बैठे थे। दीवार पर आदित्य की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर टंगी थी। तपन ने तस्वीर से कहा, आज पहली बार विहान ने अपने बचाव में कम और अपने मन से ज्यादा बात की है। अब वो टूटने लगा है। लेकिन उसी समय दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। तपन ने दरवाजा खोला। बाहर एक आदमी खड़ा था, सूट बूट में, महंगी गाड़ी और चेहरे पर घबराहट। वह था रुद्राक्ष मल्होत्रा। उसने अंदर जाते ही कहा, आपको ये सब बंद करना होगा। तपन ने शांत स्वर में पूछा, क्यों? रुद्राक्ष की आवाज कांप रही थी, क्योंकि अगर विहान सच बोल देगा तो अगला नंबर मेरा होगा। तपन पहली बार मुस्कुराए नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, यही तो होना चाहिए रुद्राक्ष। रुद्राक्ष ने जेब से एक पुरानी चाबी निकाली, उसे मेज पर रखा और बोला, अगर आपने ये ताला खोल दिया तो सिर्फ बिहार नहीं, हम चारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। तपन ने चाबी को देखा, फिर रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या उस कमरे में सच बंद है या तुम्हारा डर? रुद्राक्ष ने पहली बार सिर झुका लिया। तपन ने धीरे से पूछा, डर किस बात का है? रुद्राक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ पल के बाद उसने कुर्सी से उठकर खिड़की के बाहर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, तुम्हें लगता है मैं सिर्फ पैसों के लिए चुप रहा? तपन शांत थे। तो वजह क्या थी? रुद्राक्ष ने पहली बार अपनी आंखें बंद की। 17 साल पहले सरकारी टेंडर पास हो चुका था। चारों दोस्त पहली बार राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन उसी शाम रुद्राक्ष के घर पुलिस पहुंची। उसके पिता पर पुराने टैक्स मामले में कार्रवाई होने वाली थी। घर की हालत पहले से भी खराब थी। पिता दिल के मरीज थे, माँ बिस्तर पर थी। रुद्राक्ष पूरी रात अस्पताल और थाने के बीच भागता रहा। अगली सुबह वह सीधे ऑफिस पहुंचा। उसने विहान से कहा, अगर यह प्रोजेक्ट नहीं चला तो मेरा घर बिखर जाएगा। आदित्य ने उसका कंधा पकड़कर कहा, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। लेकिन रुद्राक्ष टूट गया था। नहीं आदित्य, गरीबी इंसान को ईमानदार नहीं रहने देती। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, गरीबी मुश्किल देती है, बेईमानी नहीं सिखाती। रुद्राक्ष ने पहली बार गुस्से में कहा, ये बातें वही कर सकता है जिसने अपने घर वालों को टूटते हुए ना देखा हो। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अब रुद्राक्ष की आंखें नम थी। उस दिन मैं हार गया था तपन। मैंने पैसों को नहीं चुना था, मैंने अपने परिवार को चुना था। तपन ने तुरंत पूछा, और आदित्य ने क्या चुना था? रुद्राक्ष चुप हो गया। उसे जवाब पता था। आदित्य ने सिर्फ अपना जमीर चुना था। तपन ने मेज से चाबी उठाई। चलो, कहाँ? जिस कमरे की चाबी तुम लाए हो उसी कमरे में चलते हैं। रुद्राक्ष घबरा गया। अभी? हाँ, विहान को भी बुलाना होगा। तपन ने मोबाइल निकाला, सिर्फ एक लाइन का मैसेज भेजा, अगर सच में भागना बंद कर दिया है तो रात 12 बजे पुरानी फैक्ट्री पहुंच जाना अकेले। उधर विहान घर में बैठा था। फोन पर मैसेज पढ़ते ही उसका दिल तेज धड़कने लगा। समीरा ने पूछा, फिर कोई नया संदेश? विहान ने पहली बार झूठ नहीं बोला। हाँ, मैं जा रहा हूँ। आरुषि तुरंत बोली, मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, अब मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी। विहान ने बेटी की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, अगर आज मैं नहीं लौटा तो मेरी अलमारी की सबसे ऊपर वाली दराज खोलना। आरुषि घबरा गई। पापा? विहान मुस्कुराया, डर मत, आज पहली बार मैं किसी दुश्मन से नहीं, अपने सच से मिलने जा रहा हूँ। ठीक 12 बजे पुरानी सीमेंट फैक्ट्री का विशाल लोहे का गेट खुला। अंदर चारों तरफ जंग लगी मशीनें, टूटी खिड़कियां और धूल की मोटी परत। बीच में एक छोटा सा कमरा, जिसके दरवाजे पर पुराना ताला लगा हुआ था।
वहां विहान पहुंचा तो उसने देखा तपन पहले से खड़े थे, उनके साथ रुद्राक्ष भी था। दोनों की नजरें मिली। 17 साल बाद बिना किसी बिजनेस मीटिंग के वे पहली बार आमने सामने खड़े थे। रुद्राक्ष ने धीमे स्वर में कहा, मुझे माफ कर दो। विहान ने उसकी तरफ देखा। माफी मुझे मांगनी चाहिए। दोनों की आवाज में अब अहंकार नहीं था, सिर्फ थकान थी। तपन आगे बढ़े। उन्होंने चाबी ताले में डाल दी। ताला खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे चरमराया। कमरे के अंदर कुछ भी कीमती नहीं था। ना कोई तिजोरी, ना कोई नकदी, ना ही कोई फाइलों का ढेर। सिर्फ 4 पुरानी लकड़ी की कुर्सियां और बीच में एक गोल मेज। वही मेज जिस पर बैठकर उन्होंने कंपनी शुरू करने का फैसला किया। मेज पर अब भी 4 स्टील के गिलास रखे थे, जैसे कोई अभी भी उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो। विहान की आंखें भर आई। ये कमरा, तपन ने कहा, आदित्य ने इसे कभी बंद नहीं किया था, तुम लोगों ने किया था। विहान धीरे धीरे मेज तक पहुंचा। उसने हाथ फेरा। धूल हटते ही लकड़ी पर उकेरे हुए शब्द दिखाई दिए। चारों के नाम और बीच में सच, पहले सफलता बाद में। विहान वहीं बैठ गया। उसने सिर दोनों हाथों में पकड़ लिया। हमने हमने अपने ही वादे को बंद कर दिया था। तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। तीनों ने एक साथ पीछे देखा। दरवाजे पर देवेश खड़ा हुआ था, चेहरा थका हुआ, आंखें लाल, हाथ में एक पुरानी फाइल। उसने अंदर आते ही कहा, बहुत भाग लिया, अब मैं भी सच बोलूंगा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। देवेश ने फाइल ऊपर रख दी। आज तक तुम दोनों सोचते रहे पहली बेईमानी रिश्वत थी। उसने सिर हिलाया। नहीं, पहली बेईमानी उससे भी पहले हो चुकी थी। विहान ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? देवेश ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस दिन कंपनी रजिस्टर हुई थी उसी दिन मैंने एक नाम जानबूझकर दस्तावेज से हटाया था। विहान का चेहरा सफेद पड़ गया। किसका नाम? देवेश ने कांपते होठों से जवाब दिया, आदित्य के पिता का। विहान कुर्सी से खड़ा हो गया। क्या? देवेश की आंखों से आंसू बहने लगे। इस कंपनी में सिर्फ 4 साझेदार नहीं थे, एक आदमी और भी था जिसने अपनी जमीन बेचकर हम सबका सपना खरीदा था। कमरे में एक और सन्नाटा छा गया, जिसे कोई शब्द तोड़ नहीं सकता था। और पहली बार विहान को एहसास हुआ कि उसकी बेईमानी की जड़ रिश्वत नहीं, एहसान भुलाना थी। पुरानी फैक्ट्री का वह कमरा 17 साल बाद फिर खुला था। 4 कुर्सियां, एक गोल मेज और उन कुर्सियों पर बैठे 3 चेहरे जो कभी दोस्त थे। देवेश की आंखें झुकी हुई थी। विहान और रुद्राक्ष उसकी ओर देख रहे थे। तपन अब बिल्कुल शांत थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, देवेश, अब आधा सच नहीं, पूरा सच। देवेश ने गहरी सांस ली। उसने मेज पर रखी धूल को उंगलियों से हटाया। फिर बोला, तुम दोनों आज तक यही समझते रहे कि हमारी पहली बेईमानी रिश्वत थी। उस दिन हम पहली बार हार गए थे, जिस दिन हमने किसी का एहसान भूलने का फैसला किया था। अब याद ताजा हुई मई 2009 की। चारों दोस्त बैंक के बाहर बैठे थे। उनके सामने लोन की फाइल पड़ी थी। बैंक मैनेजर साफ मना कर चुका था, कोई संपत्ति नहीं, कोई गारंटी नहीं, हम लोन नहीं दे सकते। चारों बाहर निकल गए और कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सपना शुरू होने से पहले ही टूट गया था। उसी समय आदित्य ने कहा, एक जगह चलते हैं। करीब आधे घंटे बाद वे शहर के पुराने मोहल्ले में पहुंचे। एक छोटा सा घर, आंगन में तुलसी का पौधा, दीवारों पर समय के निशान। दरवाजा खुला। सामने खड़े थे गोविंद त्रिवेदी, आदित्य के पिता, रिटायर्ड स्कूल शिक्षक। सफेद कुर्ता, चेहरे पर सादगी। उन्होंने चारों को अंदर बुलाया, फिर कुछ पूछे बिना सबको चाय दी। फिर मुस्कुराकर बोले, बैंक ने मना कर दिया। चारों चौंक गए। आदित्य मुस्कुरा दिया, पिताजी, आपको कैसे पता? गोविंद जी बोले, जिस बेटे की आंखों में बचपन से मैं पढ़ता आया हूँ, उसके चेहरे की उदासी भी मैं पढ़ सकता हूँ।
कुछ देर के बाद गोविंद जी अंदर गए, एक पुराना लोहे का संदूक लेकर आए। उसमें से एक फाइल निकाली। ये हमारे खेत की रजिस्ट्री है। चारों एक साथ खड़े हो गए। नहीं अंकल, विहान बोला, हम ऐसा नहीं कर सकते। गोविंद जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा, मैं तुम्हारे सपने पर भरोसा दे रहा हूँ। उन्होंने रजिस्ट्री विहान के हाथ में रख दी। याद रखना, जिस दिन तुम सफल हो जाओ उस दिन यह मत कहना इस सब कुछ हमने अकेले किया। विहान की आंखें भर आई थी। उसने गोविंद जी के पैर छुए। मैं वादा करता हूँ अंकल, आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। गोविंद जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। एहसान मत याद रखना, बस इंसानियत याद रखना। अब वर्तमान में कमरे में सन्नाटा था। देवेश ने कांपती आवाज में कहा, याद है ये शब्द? विहान की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, मुझे सब याद है। देवेश ने आगे कहा, कंपनी चल पड़ी। पहला प्रोजेक्ट मिला, दूसरा मिला, फिर पैसा आने लगा, हम सब बदलने लगे। रुद्राक्ष ने सिर झुका लिया। मैंने सोचा था पहले बैंक का कर्ज उतारूंगा, फिर अंकल का एहसान चुकाऊंगा। देवेश हंसा, लेकिन वह हंसी अपने ऊपर थी। मैंने सोचा पहले कंपनी बड़ी हो जाए, विहान ने धीमे से कहा, और मैंने सोचा कल चला जाऊंगा, फिर अगले हफ्ते, फिर अगले महीने, फिर 17 साल निकल गए। तपन पहली बार बोले, तुम जानते हो गोविंद जी आखिरी दिनों में क्या कहते थे? तीनों ने उनकी तरफ देखा। वो कहते थे, मुझे अपने खेत का दुख नहीं है, मुझे दुख है मेरे बेटे ने जिन दोस्तों पर भरोसा किया था, उन्होंने खुद पर भरोसा खो दिया। विहान अब खुद को रोक नहीं पाया। वह कुर्सी से उठकर जमीन पर बैठ गया। उसने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। मैं इतना गिर गया था। तपन उसके पास आए। उन्होंने उसे उठाया नहीं, बस बोले, रोना आसान है विहान, सुधरना मुश्किल है। उसी समय फैक्ट्री के बाहर तेज हवा चली। पुराना दरवाजा जोर से बंद हुआ। आरुषि, जो चुपचाप बाहर तक आई थी, आवाज सुनकर अंदर आ गई। उसने अपने पिता को पहली बार इतना टूटते हुए देखा। पापा, विहान ने उसकी तरफ देखा। मैंने कोई चोरी नहीं की, लेकिन मैंने एक इंसान का विश्वास जरूर चुरा लिया। आरुषि उसके पास बैठ गई। उसने पिता का हाथ पकड़ा, तो वापस कर दीजिए। क्या सच? कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ने उसकी ओर देखा। एक बेटी जिसने सिर्फ एक वाक्य में पूरी कहानी का रास्ता बदल दिया था। तपन ने घड़ी देखी। कल शाम राज्य उद्योग सम्मान समारोह है। विहान चौंक गया। हाँ, जहां आपको सबसे ईमानदार उद्योगपति का पुरस्कार मिलेगा। कमरे में फिर सन्नाटा फैल गया। तपन ने सीधा सवाल पूछा, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, या तो झूठ के साथ मंच पर चढ़ जाना या सच के साथ मंच से उतर जाना। विहान ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश शुरू हो गई थी। उसे पहली बार महसूस हुआ, यह लड़ाई तपन से नहीं, अवार्ड से नहीं, कानून से भी नहीं, यह लड़ाई उस इंसान से थी जो हर सुबह आईने में उसे देखता था। उसी समय विहान का फोन बज गया। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। मैं नंदिता त्रिवेदी बोल रही हूँ, आदित्य की छोटी बहन। विहान का दिल जैसे धड़कना भूल गया था। फिर आवाज आई, भैया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माँ आखिरी बार आपसे मिलना चाहती है। और कॉल कट गई। नंदिता का फोन बार बार विहान के कानों में गूंज रहा था। आखिरी बार ये दो शब्द उसके सीने पर पत्थर की तरह रखे थे। सुबह सूरज निकला ही था। विहान बिना नाश्ता किए घर से निकल गया था। आरुषि ने कार की चाबी उठा ली। मैं भी चलूंगी, विहान ने मना नहीं किया। आज उसे किसी अपने की जरूरत थी। शहर का वह पुराना मोहल्ला 17 साल में बहुत बदल चुका था। नई इमारतें बन गई थी, पुरानी दुकानें गायब हो गई थी, लेकिन एक घर वैसा ही खड़ा था। छोटा सा आंगन, तुलसी का पौधा और लकड़ी का वही पुराना दरवाजा। विहान की सांसें तेज हो गई। यही वह कभी बिना दस्तक दिए चला जाता था। आज उसे दरवाजा खटखटाने में डर लग रहा था। उसने धीरे से दस्तक दी। कुछ पल के बाद
फिर दरवाजा खुला। सामने करीब 55 साल की एक महिला खड़ी थी। सफेद सूती साड़ी, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में वही अपनापन। नंदिता, आदित्य की छोटी बहन। उसने विहान को देखा, कुछ कहा नहीं, बस एक तरफ हट गई। आ जाइए, आपकी आवाज में शिकायत नहीं थी, लेकिन वह अपनापन भी नहीं था जो कभी पहले हुआ करता था। विहान यही सोच रहा था। घर के अंदर कदम रखते ही विहान रुक गया। दीवार पर आदित्य की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। तस्वीर के नीचे एक दीपक जल रहा था। उसके पास 4 पुराने कप रखे थे। विहान समझ गया, आंटी ने आज भी 4 कप चाय बनानी नहीं छोड़ी। नंदिता धीरे से बोली, माँ अंदर है, लेकिन उनकी याददाश्त अब पहले जैसी नहीं रही। विहान का दिल बैठ गया। कमरे का दरवाजा खुला। एक बिस्तर, पास में दवाइयां, खिड़की से आती हल्की धूप, और उस बिस्तर पर लेटी थी सावित्री त्रिवेदी, आदित्य की माँ। वह बहुत कमजोर हो चुकी थी। चेहरे पर उम्र की गहरी लकीरें थी, लेकिन माथे पर वही शांति थी। नंदिता ने धीरे से कहा, माँ देखिए कौन आया है। सावित्री जी ने धीरे धीरे आंखें खोली। उन्होंने विहान को देखा। कई सेकंड्स तक देखती रही, फिर मुस्कुराई। हाँ, आ गया। विहान की आंखें भर आई। वह उनके पैरों के पास बैठ गया। उसने कांपते हाथों से उनके पैर छुए। आंटी, आवाज गले में ही अटक गई। सावित्री जी ने उसके सिर पर हाथ रखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे बरसों पहले रखा करती थी। उन्होंने पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी बेटा? बस यही सुनते ही विहान टूट गया। उसने पहली बार बच्चे की तरह रोना शुरू कर दिया। आंटी, मैं आपके सामने आने के लायक नहीं था। मैंने आदित्य को खो दिया और आपको भी। कमरे में सन्नाटा छा गया। नंदिता की आंखों में आंसू बहने लगे। आरुषि पहली बार अपने पिता का वह रूप देख रही थी जो उसने कभी नहीं देखा था। सावित्री जी ने धीरे से पूछा, तुम खाना खाकर आए हो? विहान ने सिर हिला दिया। नहीं। वह मुस्कुराई। झूठ। तुम बचपन से यही बोलते थे। जब भी दुखी होते थे कहते थे खाना खा लिया, लेकिन तुम्हारी आंखें बता देती थी कि भूखे हो। विहान फूट फूट कर रो पड़ा। 17 साल, सिर्फ एक माँ का प्यार, उसे उसी पल फिर बच्चा बना दिया। कुछ देर बाद सावित्री जी ने नंदिता से कहा, वो डिब्बा लाना। नंदिता अलमारी से एक छोटा लकड़ी का डिब्बा लेकर आई। सावित्री जी ने उसे विहान के हाथ में रख दिया। ये आदित्य ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। विहान चौंक गया। मेरे लिए? हाँ, उसने कहा था अगर कभी विहान आए तो उसे ये दे देना। विहान के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी स्टील की घड़ी थी, वही घड़ी जो आदित्य कॉलेज के दिनों से पहनता था। घड़ी अब बंद हो चुकी थी। उसके साथ एक छोटा सा कागज रखा था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, दोस्ती पहले से नहीं टूटती, सिर्फ अहंकार तोड़ देता है। नीचे आदित्य। विहान ने घड़ी अपने सीने से लगा ली। आंटी, आप मुझे सजा दीजिए, मैं हर सजा स्वीकार करूंगा। सावित्री जी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ करुणा थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, जिसे अपनी गलती समझ आ जाए उसे सजा नहीं, जिम्मेदारी दी जाती है। कमरे में मौजूद हर इंसान चुप हो गया। विहान ने सिर उठाया। क्या करूं मैं? सावित्री जी ने कांपते हाथ से दीवार पर लगी आदित्य की तस्वीर की ओर इशारा किया। उसका नाम वापस लौटा दो। विहान समझ गया, बात सिर्फ माफी की नहीं थी, बात इतिहास ठीक करने की थी। वह उठा, आदित्य की तस्वीर के सामने खड़ा हुआ, दोनों हाथ जोड़कर बोला, मैं वादा करता हूँ कल पूरा राज्य सच सुनेगा। उसी समय नंदिता का मोबाइल बजा। उसने कॉल उठाई। चेहरा एकदम बदल गया। क्या? अभी हम पहुंच रहे हैं। कॉल कट गया। विहान ने पूछा, क्या हुआ? नंदिता की आवाज कांप रही थी। रुद्राक्ष, उसे हार्ट अटैक आया है। अस्पताल की ओर जाती कार में कोई कुछ बोल नहीं रहा था। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या रुद्राक्ष सच बोलने से पहले ही हमेशा के लिए चुप हो जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या सच भी उसके साथ दफन हो जाएगा? अब रात के 10:30 बजे देवगिरी सिटी हॉस्पिटल की इमरजेंसी के बाहर लाल बत्ती लगातार जल रही थी। विहान, आरुषि, नंदिता, देवेश और तपन सब वहीं खड़े थे। किसी के होठों पर एक शब्द नहीं था, सिर्फ इमरजेंसी वार्ड के अंदर से आती मशीनों की बीप बीप बीप
हर बीप मानो 17 साल पुरानी गलती गिन रही थी। करीब 10 मिनट के बाद डॉक्टर्स बाहर आए। सब एक साथ उनकी तरफ बढ़े। कैसे हैं वो? डॉक्टर ने मास्क उतारा। फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें कोई बड़ा मानसिक सदमा लगा है। अभी ज्यादा देर बात नहीं कर सकते। विहान ने राहत की सांस ली। उसने तपन की ओर देखा। तपन ने सिर्फ इतना कहा, भगवान ने उसे एक और मौका दिया है। कुछ देर के बाद नर्स ने इशारा किया, सिर्फ 2 लोग अंदर आ सकते हैं। रुद्राक्ष ने सबसे पहले विहान का नाम लिया, उसे बुलाइए, और तपन जी को भी। कमरे के अंदर रुद्राक्ष ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटा था। चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखें पहले से ज्यादा साफ थी। विहान उसके पास जाकर खड़ा हो गया। दोनों की नजरें मिली। 17 साल का बोझ बिना शब्दों के दोनों के बीच खड़ा था। रुद्राक्ष ने धीरे से मास्क हटाया। विहान, मैं थक गया हूँ। विहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब कुछ मत बोल, आराम कर। रुद्राक्ष ने सिर हिलाया। नहीं, अगर आज नहीं बोला तो शायद कभी बोल नहीं पाऊंगा। उसने गहरी सांस ली। तुझे याद है आदित्य के एक्सीडेंट वाली रात? विहान की आंखें बंद हो गई। हाँ याद है, लेकिन तुझे पूरी बात याद नहीं। कमरे में मौजूद तपन शांत होकर सुन रही थी। रुद्राक्ष ने कांपती आवाज में कहा, उस रात आदित्य ऑफिस छोड़कर चला गया था, लेकिन वो गुस्से में नहीं गया था। विहान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? फिर पीछे को फ्लैशबैक करते हुए 18 जुलाई 2009 की बात याद की। रात के लगभग 9 बजे ऑफिस में सिर्फ 2 लोग बचे थे, विहान और आदित्य। रुद्राक्ष बाहर जा चुका था। देवेश अकाउंट्स देखने बैठा था। आदित्य ने धीरे से कहा, मैं कंपनी छोड़ दूंगा, लेकिन तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। विहान ने पहली बार उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मैं बाहर से मदद करूंगा, लेकिन मेरे नाम पर कोई गलत फैसला मत लेना। विहान चुप रहा। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, अगर मैं बदल गया हूँ तो मुझे वापस ले आना। आदित्य मुस्कुराया, मैं दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और यही उनकी आखिरी मुलाकात थी। अब वर्तमान में पहुंचकर रुद्राक्ष की आंखों से आंसू बह निकले। विहान, तुम दोनों की लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन मैंने तुझसे झूठ बोला। विहान का दिल धड़क उठा। कौन सा झूठ? रुद्राक्ष कांपते हुए बोला, मैंने कहा था आदित्य गुस्से में गया है, ताकि तू उसके पीछे ना जाए। कमरे में सन्नाटा छा गया। विहान जैसे पत्थर बन गया। अगर मैं उसके पीछे चला जाता तो शायद, रुद्राक्ष ने सिर झुका लिया, शायद वो रास्ता बदल देता। विहान की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तूने ऐसा क्यों किया? रुद्राक्ष ने कांपते हुए कहा, क्योंकि मुझे डर था, अगर तुम दोनों फिर से एक हो गए तो रिश्वत वाला फैसला रुक जाएगा और हम सब फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से चले थे। कमरे में ऐसा सन्नाटा था जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। विहार ने पहली बार महसूस किया कि कुछ हादसे सिर्फ सड़क पर नहीं होते, कुछ हादसे इंसानों के डर में नम लेते हैं। रुद्राक्ष ने धीरे से तकिए के नीचे हाथ डाला। एक छोटा सा सफेद लिफाफा निकला। ये मैंने 6 महीने पहले लिखा था। अगर मैं सच बोलने की हिम्मत ना कर पाऊं तो इसे समारोह में पढ़ लेना। विहान ने लिफाफा ले लिया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सच बोलने में जितनी देर होती है, माफी उतनी मुश्किल हो जाती है। उसी समय देवेश कमरे में आया। उसने बिना कुछ कहे अपने मोबाइल पर एक ईमेल खोला। विहान, मैंने कंपनी के बोर्ड को मेल भेज दिया है। कौन सा मेल? कल अवार्ड समारोह में पहले मैं डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दूंगा। विहान ने उसकी तरफ देखा। तू भी? देवेश मुस्कुराया। अगर सच बोलना है तो आधा नहीं, पूरा बोलेंगे। तपन पहली बार मुस्कुराए। उन्होंने तीनों दोस्तों को देखा। आज 17 साल के बाद मुझे पहली बार तुम लोग फिर दोस्त दिखाई दे रहे हो। अगली सुबह पूरे शहर में एक ही चर्चा थी, राज्य उद्योग समान समारोह। टीवी चैनल, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह विहान रघुवंशी की तस्वीर थी, ईमानदारी की मिसाल। यह हेडलाइन देखकर विहान ने अखबार धीरे से मोड़ दिया। वह खुद से नजर नहीं मिला पा रहा था। आरुषि उसके पास आई। तैयार है? विहान ने गहरी सांस लेकर बोला, नहीं, लेकिन आज पहली बार सच तैयार है।
समारोह के लिए निकलने से ठीक पहले विहान ने अपना फोन उठाया। उस पर एक नया संदेश था। कोई नाम नहीं, सिर्फ एक पंक्ति, अगर आज तुमने सच नहीं बोला तो मैं बोल दूंगा। नीचे एक अक्षर लिखा था अ। विहान कई सेकंड तक स्क्रीन देखता रह गया। उसके होठों से बस एक शब्द निकला, आदित्य। कार समारोह की और बढ़ चुकी थी और उसके साथ 17 साल का सच भी। अब कहानी में आगे क्या होगा? आगे की कहानी सुनने के लिए अंतिम भाग को सुनना ना भूलें और हमारे चैनल दादी की चिट्ठी को फॉलो जरूर करें। मैं फिर मिलूंगी आपसे इस कहानी का अंतिम भाग लेकर। धन्यवाद।